वेलकम टू द गूगल क्लास। फर्स्ट ईयर थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आज का आर्टिकल है लेटस एनर्जी। इस आर्टिकल के अंदर जब आप जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप जो है आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी या सलोज आएंगे वो ये होंगे कि लेटस कैसे कहते हैं और लेटस एनर्जी जो है वो क्या होती है, फिर उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके अलावा इसमें और भी बहुत से आर्टिकल शामिल हैं और जिनमें बेशुमार MCQs जो हैं वो भी वो यहाँ पे आपके सामने आएंगे। तो अभी शुरू करते हैं जी। Lattice energy, the energy liberated when one mole of ionic crystal lattice is formed from its constituent ions in the gaseous state। तो कहता है कि ये वो एनर्जी है जो एक मोल कोई भी आयनिक क्रिस्टल जैसे सोडियम क्लोराइड है उसके बनते वक्त जो एनर्जी खारिज होती है, निकलती है, लिबरेट होती है, उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी बोलते हैं। स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूँ, लैटिस एनर्जी कैसे कहते हैं। लैटिस एनर्जी जब एक मोल आयनिक क्रिस्टल जैसा सोडियम क्लोराइड है वो बने, किससे बने? अपने गैसियस आयन से, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से, और उस वक्त जो एनर्जी निकले, एनर्जी लिबरेट हो, खारिज हो एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। तीसरी बार सुन लें, जब एक मोल सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बनता है सोडियम और क्लोराइड आयन से, ठोस सॉलिड बनता है, तो उस वक्त जो एनर्जी खारिज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो मैंने 3 बार इसको यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब स्टूडेंट्स चूँकि इसमें एक मोल क्रिस्टल जो है वो बन रहा है तो एनर्जी निकल रही है। अब एक मोल क्रिस्टल को हमने तोड़ना है। दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं कि एक मोल आयनिक क्रिस्टल है, 1 मोल, इसको हमने क्या करना है जी? ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी चाहिए, तो इसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो एक दफ़ा फिर सुन लें। अब एक मोल सोडियम क्लोराइड हमारे पास बना हुआ है, उसको हमने तोड़ना है, तो जो एनर्जी लगाएंगे उसे तोड़ने में उसको भी लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो एक मोल सोडियम क्लोराइड बने, जो एनर्जी खारिज हो, वो भी लैटिस एनर्जी है। एक मोल सोडियम क्लोराइड जो ठोस है वो टूटे, जो एनर्जी लगानी पड़े, वो भी लैटिस एनर्जी। अब आगे आते हैं जी कि लैटिस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जी। तो डेल्टा एच लैट की शक्ल में, इसको डेल्टा एच लैट, यानी ये स्टैंडर्ड स्टेट पे जो चेंज इन हीट है उसको हम डेल्टा एच नॉट कहते हैं, और 60 लैट का होता है लैटिस एनर्जी। यानी जब लैटिस बन रही हो, और लैटिस आपको पता है स्टूडेंट कब बनती है? जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं आपस में, जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है ठोस, उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो इस तरीके से फिर यूनिट आएगी जी कि ये अगर हीट ही है, लैटिस एनर्जी जो है ये हीट है, तो इसकी फिर यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट्स जो है वो आपको पता है, वो किलो जॉल या जॉल या किलो जॉल में होगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि कोई मिसाल दें जी। तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लैटिस एनर्जी की जो है वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फार्मेशन। तो हमने जी लेटेस्ट एनर्जी को देखना है। तो लेटेस्ट एनर्जी स्टूडेंट आपको ये नज़र आ रही है, दिस इज़ लेटेस्ट एनर्जी, ये लेटेस्ट एनर्जी। और ये सोडियम क्लोराइड जब बनता है उस वक्त ये एनर्जी खारिज होती है, क्योंकि साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस 787 एनर्जी जो निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, इसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलेंगे। और ये कब रिलीज़ होती है? जब एक मोल सोडियम क्लोराइड बनता है, किससे? अपने ही आयन से, सोडियम और क्लोराइड आयन से। तो जब सोडियम और क्लोराइड आयन मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड एक मोल बनते हैं, तो जो एनर्जी खारिज होती है इसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये हो गया जी लैटिस एनर्जी बनते वक्त। अब स्टूडेंट टूटते वक्त बात करेंगे। तो एक मोल सोडियम क्लोराइड बना हुआ है जिसको तोड़ेंगे, तो फिर उसको आयन में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो जो एनर्जी हमें लगाना पड़ेगी ये एंडोथर्मिक होगा, तो उतनी है जितनी निकली है। तो निकली 787 है, तो अब लगानी भी 787 ही होगी। वो जो निकली है उसके साथ माइनस है, अब जो लगानी है तो उसके साथ प्लस है। पहला एक्सोथर्मिक हो गया और दूसरा हो गया एंडोथर्मिक। तो आपने लेटेस्ट एनर्जी को 2 बार देखा जी, एक दफ़ा सोडियम क्लोराइड बनते वक्त, फिर देखें एक दफ़ा सोडियम क्लोराइड बनते वक्त, एक दफ़ा सोडियम क्लोराइड टूटते वक्त। तो दोनों केस में अमाउंट जो है वो लेटेस्ट एनर्जी की बराबर है। सिर्फ एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक एंडो है, नेगेटिव वाला एक्सो है और पॉजिटिव वाला एंडोथर्मिक। अब आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज की तरफ। अब मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज जो है ये क्या है जी?
इसको पढ़ते हैं डिटेल के साथ। कहते हैं द एंथैल्पी चेंज ऑकरिंग इन द केमिकल प्रोसेस में बी मेजर्ड बाय टू वेज। कहते हैं हीट चेंज जो होती है, ये एंथैल्पी चेंज होती है, दो तरीक़ों से मालूम की जाती है। एक का नाम है डायरेक्ट कैलोरीमीटर, दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। तो पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कैलोरीमीटर। अब स्टूडेंट डायरेक्ट कैलोरीमीटर क्या है? तो डायरेक्ट कैलोरीमीटर जो है वो बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि डायरेक्ट कैलोरीमीटर जो है उसमें हमने क्या करना होता है। डायरेक्ट कैलोरीमीटर के अंदर हमने डायरेक्ट रिएक्शन चैम्बर के अंदर रिएक्शन करवाने होते हैं और फिर उसके बाद टेम्परेचर नोट करना होता है कि टेम्परेचर में तब्दीली कितनी आई है, कैसे आई। मिसाल के तौर पे देखें ज़रा, यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया बड़ा, और इसमें फिर हम छोटा सा हम जो है वो ग्लास जो है छोटा सा कंटेनर एक और यहाँ पे लगा देंगे इसके अंदर। ये यहाँ पे लटका होगा इसके अंदर। ये जो कंटेनर है अंदर वाला, इसमें हम बेस डालेंगे, लिक्विड फॉर्म में NaOH डालेंगे और उसमें थर्मोमीटर लगा देंगे और उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे कितना है। फ़र्ज़ किया उसका टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे बाहर जो है, जो छोटा गिलास है, छोटे गिलास के बाहर यहाँ पे बड़े बीकर में पानी होगा। तो ये छोटा गिलास जो है ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। अब हमने इसमें बेस डाला हुआ है और टेम्परेचर नोट किया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट हम अंदर वाले गिलास में यहाँ पे एसिड डालेंगे। तो अंदर वाले गिलास में जब एसिड डालेंगे तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन, अंदर साल्ट और वाटर बनेगा। तो टेम्परेचर जो है वो ज़ाहिर है प्रोसेस की एक्सोथर्मिक होता है, टेम्परेचर राइज करेगा और थर्मामीटर में टेम्परेचर ऊपर जाएगा। 25 से ये चला गया, फ़र्ज़ किया 26 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज हुआ है। तो ये जो 1 डिग्री राइज टेम्परेचर में हुआ है स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे डेल्टा टी जो है, ये चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। अब ये चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास आया है, तो इसको हम टेम्परेचर को हीट में कन्वर्ट करेंगे। और स्टूडेंट इसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला लगाना होगा जिसमें हम ये जो चेंज इन टेम्परेचर है उसको लिखेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फार्मूला जो है स्टूडेंट वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फार्मूला है। अब ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हुआ था, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम यहाँ पे लिखेंगे, इसे चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं। ये डेल्टा टी की कीमत होगी। और फिर सी जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये फिक्स होती है, ये यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। एन नंबर ऑफ़ मोल रिएक्शन चैम्बर में हमने जो रिएक्ट कर रहे थे एसिड बेस वो कितने लिए हैं, तो नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट एन सी डेल्टा टी को ज़रब देंगे वैल्यूज़ को, तो लेफ़्ट साइड पे जो क्यू है इसका जवाब आ जाएगा। तो जो क्यू है वो हीट है, तो जो जवाब आएगा वो आपके पास हीट आ जाएगी किलो जूल में। इसका मतलब ये है जो टेम्परेचर 1 डिग्री राइज हुआ था तो उसमें कितनी हीट इन्वॉल्व थी, तो क्यू का जवाब जो है वो हीट की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि कितनी हीट इवॉल्व हुई है, क्योंकि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हुआ था। तो फिर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो हम क्यू की वैल्यू जो आएगी बता देंगे कि इतने किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हुई है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है न्यूट्रलाइजेशन का, जब एसिड और बेस मिलते हैं। अब स्टूडेंट सोच लें कि दोबारा वापस हम कोई और एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसी तरह फिर एक बीकर है बड़ा, उसमें पानी है और उसमें छोटा गिलास जो है वो लटका देंगे और छोटे गिलास जो है वो ज़्यादा पानी में डूबा होगा साइडों से, और साइडों पे पानी पानी होगा, उसके अंदर धंसा देंगे, उसे डुबो देंगे। अब अंदर वाला जो छोटा गिलास है उसमें हम कोई और 2 रिएक्टेंट डाल देंगे और उनमें थर्मामीटर लगा देंगे और फिर रिएक्शन जो है वो देखेंगे क्या है। थर्मामीटर जो है वो बताएगा कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। फ़र्ज़ किया टेम्परेचर उसमें नीचे जाएगा, वो भी हम नोट कर लेंगे, 1 डिग्री नीचे गए या 2 डिग्री नीचे गए, और फिर हम उसको टेम्परेचर को इस इक्वेशन में लगा के डेल्टा टी की जगह जो 1 या 2 डिग्री या 3 डिग्री जितना भी टेम्परेचर नीचे गया है, तो डेल्टा टी की जगह लगा के फिर सी और एन की वैल्यू जो है ये तो कांस्टेंट है, ये लगा के तो हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू की वैल्यू जो निकलेगी फिर हमारे पास हीट आ जाएगी। अब चूंकि इस केस में टेम्परेचर नीचे गया होगा तो हम कहेंगे प्रोसेस एंडोथर्मिक है और इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो आप समझ आ गई होगी, पहले केस में एसिड बेस मिलाया था तो इतनी हीट जो क्यू निकाली थी वो रिलीज़ हुई थी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक था। जो दूसरी मैंने मिसाल दी है उसमें टेम्परेचर अगर नीचे जाएगा तो फिर एंडोथर्मिक होगा और इतनी हीट जो क्यू का जवाब आएगा
कैलकुलेट करके, तो हम कहेंगे इतनी हीट जो है वो जज़ब हुई है, यानी एब्जॉर्ब हुई है, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक है। इसे कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमीटर, कि हमने डायरेक्ट मेजर कर लिया रिएक्शन करवा के रिएक्शन चैम्बर के अंदर, छोटे ग्लास के अंदर जो कि पानी में डूबा होता, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट मालूम कर लिया ये एंडो है, ये एक्सो है, और कितनी हीट जो है वो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। लेकिन हीट के तक हम बाद में पहुँचते हैं, पहले हम चेंज इन टेम्परेचर नोट करते हैं, उसको इस इक्वेशन के अंदर लगाते हैं, और फिर क्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल लेते हैं, और वो हीट हमारे पास आ जाती है। अब स्टूडेंट हम जाते हैं इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर की तरफ। ये तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर क्या है, तो अब इसकी तरफ जाते हैं जी कि व्हाट इज़ इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर में स्टूडेंट हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट निकालेंगे। और इस इनडायरेक्ट वैल्यू में जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा जिसका नाम है हेसेस लॉ, और ये जी.एच. हेस है। 1840 में ये एक शख्स है, इसने साइंटिस्ट है जी.एच. हेस। 1840 में इसने एक लॉ पेश किया है जिसका नाम है हेसेस लॉ। अब हेसेस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, तारीफ़ क्या है। तो कहते हैं जी हेसेस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि रिएक्शन अगर डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए थ्रू सेवरल स्टेप्स, डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट थ्रू सेवरल स्टेप्स, कई स्टेप्स में होके जाए इनडायरेक्ट, दोनों केस में हीट चेंज बराबर होगी। मिसाल के तौर पे आप देखें तो आपको सिस्टम जो है वो नीचे नज़र आ रहा है जी। इस सिस्टम में आप देखें तो इस सिस्टम में सिस्टम ने ए से डी में जाना है। अब चाहे वो डायरेक्ट ए से डी में जाए तो जो हीट चेंज होगी तो वो उसके बराबर होगी किसके, कि वो इनडायरेक्ट जाए, यानी ए से पहले बी में जाए, बी से फिर सी में जाए, सी से किस में जाए, डी में जाए। चलना तो उसने ए से जाना किधर है, डी पे। तो दो केस हैं ए से डी में जाने के लिए, या डायरेक्ट जाएगा या इनडायरेक्ट। फिर देख लें ए से चलेगा डी में जाएगा, या तो ये डायरेक्ट जाएगा, ये रूट फॉलो करेगा डायरेक्ट, या ये कौन सा रूट फॉलो करेगा, ये वाला इनडायरेक्ट रूट। दोनों केस में हीट चेंज सेम होगी। मसलन अगर वो डायरेक्ट जाते हैं जी, ए से डी में डायरेक्ट जाते हैं, फ़र्ज़ किया 100 किलो जूल एनर्जी निकलती है, डायरेक्ट जाता है, अगर ये डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी जाएगा तब भी 100 ही किलो जूल एनर्जी खारिज हो रही होगी। दोनों केस में एनर्जी जो है ये हीट चेंज दोनों केस में बराबर होगी। ठीक है जी। तो अब इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। स्टूडेंट इसको भी आप ज़रा यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख लें। फ़र्ज़ किया जो आपके पास सिस्टम है ए से डी में जाए तो हीट चेंज, अगर ये डेल्टा एच है या ये डेल्टा एच जो है ये डब्ल्यू के बराबर है, तो फिर अगर ये डायरेक्ट ना जाए तो ए से बी में चला जाए तो ये डेल्टा एच 1 होगा, और बी से सी में चला जाए तो ये डेल्टा एच 2 होगा, और सी से डी में चला जाए तो ये डेल्टा एच 3 होगा। तो ये अगर हम हिसाब लगाएं तो डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट दोनों जो हैं ये बराबर होंगे। डायरेक्ट वाला डेल्टा एच है, इनडायरेक्ट वाला डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3। अब हम क्या कहेंगे जी, इक्वेशन क्या बनेगी, ज़ाहिर है इक्वेशन बनेगी जो डायरेक्ट वाला है इनडायरेक्ट वालों के बराबर होगा। यानी डायरेक्ट वाला डेल्टा एच है तो ये किसके बराबर होगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3, ये इसके बराबर हो। एक ही लाइन में हम इसको देख सकते हैं। तो ये नीचे देखें ज़रा, आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे देखें नहीं, ए से डी में अगर सिस्टम जा रहा है, ये नज़र आ रहा है, अब ए से डी में जा रहा है तो डेल एच है। अब ये डायरेक्ट है, पाथ 1 इसको कहते हैं। अब पाथ 2 पे जाते हैं, ये इनडायरेक्ट है। ए से बी में जा रहा है तो डेल एच 1 है, और बी से सी में जा रहा है तो डेल एच 2 है, और सी से डी में जा रहा है डेल एच 3 है। तो ज़ाहिर है डेल एच जो है वो बराबर होगा डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3 के। तो ये इक्वेशन नज़र आ रही है, डेल एच बराबर होगा डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3। अगर डेल एच जो है था वो डब्ल्यू था तो डेल एच 1 एक्स था, डेल एच 2 वाई था, और डेल एच 3 जेड था। तो ज़ाहिर है फिर ये डब्ल्यू किसके बराबर होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। यानी ये डब्ल्यू डायरेक्ट है, एक्स वाई जेड इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट के तीनों स्टेप जमा करें तो वो डायरेक्ट के बराबर चला जाता है।
तो आपने देख लिया जी कि डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में हीट चेंज बराबर है। फिर देखें डायरेक्ट सिस्टम में जो ए से डी में जाए तो डेल एच हीट होती है, इनडायरेक्ट जाए तो फिर डेल एच 1 भी होता है, 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। इन तीनों को जमा कर दें तो ये तीनों जो हैं वो किसके बराबर चले जाएंगे, डेल एच के बराबर। दोनों तरफ वैल्यू बराबर होगी। अब ज़रा इसको अप्लाई करते हैं जी, दोनों तरफ वैल्यू कैसे बराबर होती है। तो एप्लीकेशन में आते हैं, एक मिसाल देंगे तो उसमें दोनों तरफ वैल्यू जो है स्टूडेंट आपको बराबर नज़र आएगी। तो ये दोनों तरफ वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में देखें तो आपको बराबर जो है वो नज़र आ रही होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन है जी, कोई चीज़ बन रही है। अच्छा कौन बन रहा है जी, अमोनियम क्लोराइड ने बनना है। तो भाई ये तो दो तरीक़ों से बन सकते हैं, डायरेक्ट भी बन सकते हैं, इनडायरेक्ट भी बन सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट बनाते हैं, फर्स्ट वे डायरेक्ट बनाते हैं। तो हमने जी अमोनिया ली और फिर HCl लिया और पानी में डाला तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट बना दिया। डेल एच की वैल्यू आ गई 159 किलो जूल पर मोल, 159 माइनस है 0.8 किलो जूल पर मोल, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और 159.8 किलो जूल एनर्जी खारिज हुई। ये डायरेक्ट है अमोनियम क्लोराइड का बनना। अब स्टूडेंट हम इसको इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट में ज़रा देख लें जी। तो इनडायरेक्ट में आपको जो वैल्यूज़ हैं वो नज़र आएंगी। सेकंड वे हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट को। तो इनडायरेक्ट में जो सेकंड वे है जी, इसमें भी आगे फिर ज़रा 3 स्टेप्स आते हैं। डायरेक्ट में आपने देख लिया कितनी एनर्जी है, 159.8। अब इनडायरेक्ट वे या सेकंड वे में जाते हैं तो इसमें स्टेप नंबर 1 में जाते हैं जी। NH3 और H2O मिलते हैं और अमोनिया बनती है तो एक्वस फॉर्म में पानी वाली। तो ये पहला स्टेप है, डेल एच 1 हो जाएगा और इसकी हीट लिखी है 35.16। अब दूसरे स्टेप में जाते हैं। दूसरे स्टेप में जाते हैं तो यहाँ पे HCl और H2O है, दोनों मिलते हैं आपस में और HCl बनाते हैं और डेल H2 जो है इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास 72.41 किलो जूल। अब तीसरे स्टेप में जाते हैं। तीसरे में NH3 और HCl एक्वस पानी वाले दोनों मिलते हैं और NH4Cl अब बन जाता है तीसरे स्टेप में और ये हीट जो है ये -51.84 है। अब स्टूडेंट हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट कैसे बराबर होगा। तो ज़रा देख लें, डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये 3 है। तो आप इन तीनों को जमा करें तो तीनों जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, डायरेक्ट वाले के बराबर। अब इनको जमा करके देखते हैं तो देखें जो डायरेक्ट है वो डेल्टा H है, डायरेक्ट वाला डेल H, ये डायरेक्ट है डेल H, और इनडायरेक्ट वाला है डेल HO1, डेल H2, डेल H3। तो स्टूडेंट इन तीनों की वैल्यू नीचे देखें, आपने 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तीनों को जमा करें तो आपको जवाब जो है वो नज़र आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे जवाब क्या बनता है जी, लेफ़्ट पे क्या बनता है 159, ऊपर हम पढ़ गए हैं 159, लेफ़्ट पे वो 159 है। तो राइट पे भी आप देखें, राइट पे भी आपको 159 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। और कैसे नज़र आएगा जी, अभी मैं यहाँ से सामने से स्लाइड हटाऊँगा तो फिर आप देखें। तो लास्ट वाली इक्वेशन में स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आपको एक तरफ भी लेफ़्ट साइड पे -159.8 है और राइट में आप देखें दाएं तरफ तो उधर 3 वैल्यू जमा करके नीचे उधर भी -159.8 आए हुए। यानी हीट चेंज लेफ़्ट साइड पे डायरेक्ट प्रोसेस की है, राइट पे जो जमा की है 3 की वो इनडायरेक्ट की है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट दोनों में हीट चेंज जो है वो बराबर है। ऐसे कहते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कि जी हेसेस लॉ ये कहते हैं जी आप सिस्टम को ए से डी में डायरेक्ट ले जाएं या ए से डी में डायरेक्ट ना ले जाएं, ए से बी में जाएं, बी से सी में जाएं, सी से फिर डी में जाएं, 3 स्टेप में जाएं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों केस में जो हीट वैल्यू है कैलकुलेट करें तो वो बराबर आएगी। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक मिसाल जो है वो अमूमन स्टूडेंट्स को दिया करता हूँ और वो मिसाल जो है वो आपको भी देना चाहूँगा लोकल ज़बान में, ताकि जल्दी जो है वो आर्टिकल आपको समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे हमें एबटाबाद जाना है, तो अगर एबटाबाद जो है ये हरीपुर से फ़र्ज़ किया 40 किलोमीटर, तो हम हरीपुर से एबटाबाद जाते हैं तो हमें डायरेक्ट जा सकते हैं और इनडायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये होगा कि हम हरीपुर से एबटाबाद वाली गाड़ी में बैठेंगे और हरीपुर से एबटाबाद डायरेक्ट जाएंगे। तो गाड़ी डायरेक्ट हरीपुर से हमें उठाएगी और एबटाबाद हमें उतार देगी। तो फासला हमने 40 किलोमीटर तय किया है, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब स्टूडेंट फिर हमने एबटाबाद जाना है लेकिन इनडायरेक्ट जाना है,
तो इनडायरेक्ट जाने के लिए हम कोई स्टेप में जाते हैं। मसलन पहला स्टेप जो है, हम हरीपुर से सरायसाला चले जाते हैं, तो कुछ फासला तय करते हैं, फिर सरायसाला से हवेलियाँ चले जाते हैं, तो फिर कुछ फासला तय करते हैं, फिर हवेलियाँ से एबटाबाद चले जाते हैं, फिर कुछ फासला तय करते हैं। तो हमने 3 स्टेप में फ़ासला तय किया स्टूडेंट, तो फिर हम एबटाबाद पहुँचे। तो आप समझ गए होंगे जी, अगर हमने हरीपुर से सरायसाला और सरायसाला से फिर हवेलियाँ और हवेलियाँ से फिर एबटाबाद, तो स्टूडेंट आप समझ तो रहेंगे कि फ़ासला तो हमने उतना ही तय किया है जो डायरेक्ट वाला है। अगर डायरेक्ट हरीपुर से एबटाबाद 40 किलोमीटर है, तो जो हमने 3 स्टेप में फ़ासला तय किया वो भी तो 40 ही किलोमीटर होगा ना। दोनों केस में फ़ासला तो बराबर होगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि रिएक्शन जो है उसमें सिस्टम इनिशियल से फाइनल में जाए, अगर वो डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए, दोनों केस में जो हीट चेंज है वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी डायरेक्ट में 100 किलो जूल हीट जो है 100 किलो जूल निकलती है, खारिज होती है। तो इनडायरेक्ट का हिसाब करें तीनों का, तो वो भी 100 ही बनेगी। और डायरेक्ट में अगर 100 जज़ब होती है, एब्ज़ार्ब होती है, तो इनडायरेक्ट 3 स्टेप हैं उसमें आप जाएँ तो फिर भी वो 100 या 100 किलो जूल एब्ज़ार्ब भी हो रही होगी। यानी दोनों केस में हीट चेंज जो है वो क्या होगी, सेम होगी। इसको हम कहते हैं जी हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, या हेसेस लॉ बोलते हैं। और ये हवाला है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री का, कि जिसमें हम डायरेक्ट भी जा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते बल्कि इनडायरेक्ट जा रहे हैं। यानी 2 तरीके हैं हमारे पास, डायरेक्ट जाएँ या इनडायरेक्ट जाएँ। तो आज के लिए स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे जो है वो नए आर्टिकल पे बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।